चलिए हम लोग मॉडर्न इंडिया देखेंगे। मॉडर्न इंडिया विद इन अ क्लास, समझ गए। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया एक क्लास में देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखेंगे पूरे मॉडर्न इंडिया में। तो हम सिलेबस से चलते हैं और सिलेबस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन, है ना। यूरोपियों का आगमन अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपकी हो जाएगी, इसमें एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद में कौन आया। तो इसमें सबसे पहले जो आया वो आपके हैं पुर्तगीज, राइट है ना, पुर्तगीज। और दूसरे क्या है आपके डच, ठीक है। तीसरा क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा क्या है आपका डेन है। और पांचवा है आपका फ्रांस, है ना, फ्रेंच, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें सबसे पहले अगर पुर्तगीज में देखें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक तो इनका क्रम पूछा जाता है, सीक्वेंस आपका यही होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ किताबों में इसमें गलत दे दिया जाता है कि पुर्तगीज के बाद जो होता है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें अगर हम लोग इनका टाइम देखें तो 1498 में ये आते हैं, ठीक है। 1598 में ये आते हैं और 1599 में इनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन एग्जैक्टली भारत में इनका आना जो होता है 1608 ईस्वी में होता है, ठीक है। डेन आपका आते हैं 1616 ईस्वी में, ठीक है। और फ्रेंच जो होते हैं वो 1664 ईस्वी में आपके 1664 में ये भारत आते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन हम लोग देखते हैं कि कौन कैसे इनको रिप्लेस करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करती है। सभी के बीच में कॉमन रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं पुर्तगीज आ रहे हैं, तो जब पुर्तगीज हम लोग देखेंगे, पुर्तगीज को देखेंगे तो मैप में अगर हम लोग देखे चले पुर्तगीज को, तो पुर्तगीज जो है भारत में, है ना, कहाँ से आए आपको देखिए केप ऑफ गुड होप की एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है इनके लिए। केप ऑफ उत्तर आशा द्वीप हिंदी में बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये आए, कहाँ पे आए, केरल में आए, ठीक है। केरल में कहाँ आए, कालीकट में आए, ठीक है। कालीकट में कहाँ आए, कडप्पम में आए, है ना, कडप्पम में ये आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर यही प्लेस आपसे पूछा जाता है। अभी पूछा जाता है कि जब यहाँ पे आने वाला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत में आया। कब आया, तो 20 मई को आया। इस डेट में भी बहुत डाउट है ना, तो इसको भी बहुत आपको दिमाग नहीं, कहीं 15 मई, कहीं 17 मई, कहीं 20 मई का डेट दिया रहता है। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेट अब पीसेस वगैरह में इस तरीके से कंफ्यूजिंग चीजें नहीं पूछी जानी है, ठीक है। अभी किसकी मदद से आए, तो ये मुनीद की मदद से आए, ठीक है। मुनीद कौन थे, तो गुजरात के व्यापारी थे, ठीक है। गुजरात के व्यापारी रहे हैं ये। और ये कहाँ किसकी मदद से आए, तो ये कहाँ से आए, तो ये केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आए। ये उस समय इनका स्वागत किसने किया, जमोरिन नाम के एक व्यक्ति ने किया। जमोरिन क्या होता था, इसे टाइटल होता था, उपाधि होती थी। किसकी उपाधि होती थी, राजा की, ठीक है, राजा की। वहां दक्षिण भारत में राजा की उपाधि को भी कहा जाता था, को, ठीक है। जब ये यहाँ पे आता है जमोरिन, तो इसका वेलकम किया जाता है और वेलकम करने के लिए इसके सामने स्पाइसेस फूड प्रदान किया, इसको खिलाया जाता है। उस फूड में पहली बार जो होते हैं इसको स्पाइसेस के बारे में नॉलेज होता है। स्पाइसेस में पेपर आपका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पाइसेस हुआ, काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च को इसका नॉलेज हुआ। अब देखिए काली मिर्च जो होता है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अब देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को अगर हम लोग देखें तो उस समय अगर 1600 ईस्वी के आसपास में हम लोग ब्रिटेन में देखें तो उतनी ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, जिसके कारण देखा जाए तो यहाँ का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन था वो काफी ज्यादा कोल्ड था। तो माना जाता था कि टेम्परेचर जो थी वो -5 डिग्री और +5 डिग्री के टेम्परेचर में हुआ करता था। तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग डिपेंड हुआ करते थे वो बेसिक थे, मीट पे डिपेंड हुआ करते थे। इनके पास एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि जो यहाँ पे मीट होती थी उसको लंबे अरसे तक बनाए रखने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए, विदाउट बैक्टीरिया उसे इस्तेमाल करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता था। खासतौर से आज आप देखेंगे जो हम लोग बर्गर और पिज्जा इस्तेमाल करते हैं उसके सामने आपको काली मिर्च और मिर्च की पैकेट्स रखे रहते हैं, जिसको हम डालते हैं और वो हमारे लिए अनहाइजेनिक से थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं रह जाते। तो यहाँ काली मिर्च हो गया, इनके लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक गोल्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से कहा जाता है 1 रुपए में ले जाकर के 59 टाइम्स में, ठीक है ना, 59 या 60 टाइम्स में कहा जाता है उसको वहाँ यूरोप में बेचता है। और कहा जाता है कि बहुत तेजी से इसका मार्केटाइजेशन हो जाता है, तेजी से इसका डेवलपमेंट हो जाता है। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आता है व्यापारी के लिए, लेकिन तब तक पुर्तगाल को इस बात का पता चल जाता है कि बहुत बेहतरीन व्यापार है इंडिया के साथ में ये चीज ट्रेड करना। तो इसी बीच क्या होता है कि 1505 ईस्वी में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन आता है अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत आता है ना। अल्मीडा जब भारत आता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका ये हो जाता है कि इसने चलाया था भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या चलाया था, है ना, ब्लू
ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? शांत जल की नीति, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत जल की नीति। शांत जल की नीति का मतलब क्या होता है कि समुद्र में इस तरीके से व्यापार करो कि समुद्र में व्यापार करते समय भारत के क्षेत्र के किसी भी शासक को इस बात का आशय न लग पाए कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत में उसके ट्रेड को, समझ गए ना, अपने ट्रेड को अपने बेनिफिट के लिए इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, राइट है ना। तो ये शांत जल की नीति का फेज इस्तेमाल करता है और ये भारत में बहुत तेजी से व्यापार को अपने आगे बढ़ाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? 1509 ईस्वी में आने वाले एक ऐसे, है ना, पुर्तगाली व्यापारी जिसका नाम था अल्बू, है ना, कर्क नाम था इसको। इसके ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया, राइट। ही वॉज द रियल फाउंडर इन पुर्तगीज कंपनी इन इंडिया। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भारत में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया और बहुत ज्यादा प्रमोट किया। उसे वेल एस्टेब्लिश करते हुए इसने गोवा को जीत लिया, ठीक है। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। आदिल शाह सूरी से इसने गोवा को जीत लिया। अफगान शासक था आदिल शाह सूरी, जिसे गोवा को जीत करके इसने अपना मुख्यालय जो है वो गोवा एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या चलाई? भारत में अपने एक तरीके से कहा जाए देशीकरण की पॉलिसी अपनाई। इसको नेशनलाइज किया अपने आप को यहाँ पे। और इससे क्या हो, इसमें कौन सी पॉलिसी अपनाई? देखिए, दो तरीके की पॉलिसी होती है। एक होती है मैरिज पॉलिसी, दूसरी होती है अटैक पॉलिसी। इसने कहा कि हम मैरिज पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जैसा देश वैसा भेष के कॉन्सेप्ट पे ये सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, ये इसी की देन थी, ठीक है। जब यहाँ पे इसने विवाह करना शुरू कर दिया यहाँ की महिलाओं से, तो यहाँ इसका क्या हो गया? पारंपरिक स्तर से ट्रेडिशनल वे में ये यहाँ के पर्सनालिटीज, यहाँ के पर्सन घोषित हो गए और यहाँ पे इनको ट्रेड करना काफी आसान हो गया। लंबे अरसे तक ये ट्रेड करते रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके साथ में अगर हम लोग देखें, इनका अंग्रेजों के साथ में कैसे हुआ, अगर पुर्तगालीज वर्सेस हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी देखें, ये कैसे शुरू होता है। अब आप देखेंगे कि 1600, देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जब भारत आता है तो उस समय भारत में कौन था शासक? जहांगीर था। जहांगीर से वो आगरा में मिलता है। आगरा में मिलने के बाद उसके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप कर ली। क्योंकि अच्छी फ्रेंडशिप क्यों कर ली? क्योंकि जो आपका हॉकिंस था उसको तुर्की और फारसी दोनों आता था, स्पेशली तुर्की बहुत अच्छा आता था। और जो मुगलों की जो भाषा थी वो तुर्की स्पेशली थी। और इससे जहांगीर बहुत इंप्रेस्ड हुआ। जब जहांगीर ने इससे बातचीत की तो जहांगीर ने इसको उपाधि दी, जिस उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। और इसे 400 मनसब प्रदान कर दिया, अर्थात अपने यहाँ एक मनसब का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से अनाउंसमेंट कर दिया। देन आफ्टर इसने क्या कर दिया, हॉकिंस ने क्या कर लिया, इससे जो हुआ एक इंपॉर्टेंट डकयार्ड या पोर्टयार्ड का एक लोकेशन डिमांड कर लिया। और लोकेशन था सूरत, है ना। सूरत इज अ गुड लोकेशन ऑफ डकयार्ड एंड गुड लोकेशन ऑफ द ट्रेड, ठीक है। इसने उस लोकेशन का डिमांड कर लिया। और जब लोकेशन पे डिमांड कर दिया तो यहाँ एक लोकेशन हो गई। और 1611 ईस्वी में इसने मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में जो हुआ दूसरा जो इंपॉर्टेंट डकयार्ड था, वो मछलीपट्टनम में डेवलप कर लिया, है ना। मछलीपट्टनम में इसने अपना डेवलपमेंट कर लिया। जब मछलीपट्टनम में इसने अपना ट्रेड डेवलप कर लिया तो इसके बाद क्या हो गया, एक बाउंड्री आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक बन जाती है, ठीक है। एक बाउंड्री बनने के बाद जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डकयार्ड है वो आज एट प्रेजेंट 9 राज्यों के अंतर्गत आता है, ठीक है। 9 राज्यों में बंदरगाह की सीमाएं हमारी जाती हैं। एक अगर हम लोग इधर बांग्लादेश को छोड़ दें तो 8 कहाँ पड़ जाती है हमारी, वेस्टर्न या पश्चिम, हम साउथ में हमारा ये पड़ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इधर से इधर की ब्लॉकिंग शुरू कर दी, ठीक है। और नीचे के क्षेत्रों में व्यापार करने वाले उन समस्त लोगों से टैक्स या चुंगी वसूल करना शुरू कर दिया। इसका रीजन ये था कि इन्होंने कहा कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन इन इंडिया ऑफ द बादशाह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटेन में किसका हूं, क्योंकि ब्रिटेन में, यूरोप में कहा जाए ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली था। तो उन्होंने अपना बताया कि आई एम द रजिस्टर्ड, है ना, कंपनी इन यूरोप, ठीक है। तो और यहाँ किसको बता दिया, आई एम द मतलब आई एम द पर्सन ऑफ, है ना, किसका, बादशाह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एज ए एम्बेसडर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अन्य कंपनियों ने इनको चुंगी देना शुरू कर दिया। लेकिन जब चुंगी का इनका टोल टैक्स का रेशियो जब बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं इसमें पुर्तगीज जो हो गए वो अनकंफर्ट फील करने लगे। तो बाद में इन्होंने अपने रिलेशन को इनसे बिल्डअप करने के लिए किया क्या कि 1661 में इन्होंने क्या कर दिया, एक इनके साथ रिलेशन डेवलपमेंट किया, जहां से अपनी जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी कर दी प्रिंस चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। और यहाँ पे कैथरीन प्लस क्या हो गया, ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस, है ना, चार्ल्स द्वितीय, प्रिंस चार्ल्स सेकंड से इन्होंने शादी कर ली। और इसी शादी के
तर्ज में इनको क्या मिल गया, बम्बई नाम का जो क्षेत्र था, बम्बई नामक क्षेत्र इनको दहेज में एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी बात को देखते हुए बम्बई में अंग्रेजों ने अंगियार नाम का एक व्यक्ति, अंगियार नाम के एक ऑफिसर की नियुक्ति कर दी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द न्यू मुंबई। ठीक है, अंगियार वाज द फाउंडर ऑफ द न्यू मुंबई। इसने क्या कर दिया कि अंगियार ने मुंबई को न्यू मुंबई कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट कर दिया और इसको स्थापित कर दिया, राइट। ठीक है, और यहाँ से इनका डकयार्ड जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और यहाँ से जो पुर्तगीज थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। दोबारा इन्होंने कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे अपना ट्रेड नहीं किया और इन्होंने अंग्रेजों के, है ना, अंडर गवर्नमेंट रहते हुए इन्होंने इंडिपेंडेंट अपना गवर्नमेंट किया। और ये बिजनेस में कहाँ शिफ्ट हो गए, ये गोवा में शिफ्ट हो गए। यही कारण है कि 1961 में, है ना, अब सरदार पटेल के द्वारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इनको यहाँ से बाहर निकाला गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, तो पुर्तगीज थे, और इनके इन 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डचों के बारे में, ठीक है, डच के बारे में, तो डचों में अगर हम लोग देखें तो कार्नियल हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, 1598 में कार्निलियन हाउटमैन, है ना, हाउटमैन नाम का एक पर्सन था जो भारत में आया और भारत में अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज रूप से यहाँ डेवलपमेंट करने लगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इनके डचों में क्या आता है कि ही वाज मतलब इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये गवर्नमेंट एथराइज्ड कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो भी गवर्नर आता था या जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे वो किसी भी काम के लिए अप्रूवल लिया करते थे, किससे, डचों से। ठीक है, डचों से अप्रूवल लिया करते थे, इसलिए इनकी वर्क स्पीड बहुत कम थी और इसलिए इनका डेवलपमेंट भी बहुत कम माना जाता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था, एक कार्टेल सिस्टम आया, राइट, है ना, कार्टेल सिस्टम। व्हाट इज द कार्टेल? कार्टेल का मतलब ये था सहकारिता, मतलब अर्थात इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था कि इनके क्षेत्र में व्यापार करने से पहले किसी भी व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा, लाइसेंस देना पड़ेगा, राइट, है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंसिंग सिस्टम इन्होंने शुरू किया था जिससे इनका बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और सेकंड इन्होंने क्या बना रखा था, पैगोडा नाम का सिक्का बना रखा था। ठीक है, पैगोडा नाम का सिक्का, पैगोडा देखिए, पैगोडा इज अ गोल्ड कॉइन, राइट, है ना, पैगोडा इज अ गोल्ड कॉइन थी, और यहाँ पे इन्होंने इस सिक्के के माध्यम से बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रखा था। कोई भी ट्रेड का जो भी डेवलपमेंट होता था वो पैगोडा नामक सिक्कों के माध्यम से ही करते थे। तो कहा, आपसे पूछा था पैगोडा नामक का गोल्ड कॉइन किसने जारी किया था, तो पैगोडा नामक गोल्ड कॉइन जो है किसके द्वारा जारी किया गया था, ये डचों के द्वारा जारी किया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डचों का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कहां भिड़ंत हो जाता है, तो वो है आपका 1759 में बैटल ऑफ बेदरा, राइट, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, बंगाल में बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में, और इस 1759 में बैटल ऑफ बेदरा के अंतर्गत लड़ते हैं कौन कौन, एक तरफ होते हैं डच और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जहां पे डचों की पराजय हो जाती है और डचों को फाइनली भारत छोड़ करके जाना पड़ता है, और इस पूरे क्षेत्र पर किसका शासन हो जाता है, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। ये कंपनी सरेंडर कर देती है और यहाँ से चली जाती है। तो आप देख रहे हैं एम्पावरमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे डेवलपमेंट कर रही है। अब अगला सेक्शन अगर हम लोग चलें तो देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो होता है कहाँ पे आते हैं अपनी कंपनी स्टेब्लिश करने, सूरत में, और दूसरी जगह पे कहाँ करते हैं, मसूली, है ना, पटनम में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। ये पॉलिटिकली इंटरफेयर से अपनी कंपनी स्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि जब इनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है 1599 में, उसमें भारत में जो शासन था वो था अकबर का, ठीक है ना, अकबर का शासन था। लेकिन जब इनकी कंपनी भारत में आती है, इंटर करती है, तो उस टाइम पीरियड में आगरा से शासन चलाया जा रहा था, ठीक है, और उसमें जो शासक था उनका नाम था जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर शासक थे। और जहांगीर जो था ही वाज वेरी इंटरेस्टेड फॉर द इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, सो दैट कि इसने वेलकम किया किसका, हॉकिंस का, और हॉकिंस जब इससे मुलाकात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इन्हें सूरत कंपनी स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। तो 1610 में या 1611 में कहा जाता है सूरत यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1608 में ये इंटर करता है भारत में, और जो इसकी रजिस्टर्ड डेट आती है वो 1613 है। लेकिन आपसे पूछा जाता है दो तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे पहली कंपनी इनकी कहाँ रही, तो सूरत में। इनकी सबसे मुख्य कंपनी कहाँ रही, तो सूरत में। और दक्षिण भारत की पहली कंपनी माना जाता है, तो आपका ये पूछा जाता है मछलीपट्टनम, आपका लोकेशन आपको दिया जाता है। इसके माध्यम से इन्होंने पूरे भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन इनका जो एक्सपोजर था वो भारत में साउथ में, है ना, स्टेब्लिश न होने करके कहाँ इंटरेक्ट करते थे, ये मोर देन कहाँ पे, नॉर्थ में इंटरेक्ट करते थे, ठीक है। और ऐसे में ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेड ये किसके दिखाई देते थे, मुगल एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देते थे। इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर इनको मिलता है, और डन ये अपने काम को व्यापारिक स्तर पे बहुत तेजी से ग्रोथ देते हैं। तो अब ध्यान रखें कि हम लोग इनको समझेंगे पॉलिटिकली वे में आगे। लेकिन अब हम देखते हैं अगला जो व्यापारी है वो डेन है। डेन देखिए सबसे पहली बात तो 1616 में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इनका
ये आते हैं कहाँ पे, आपके त्रावणकोर में, राइट है ना। कहाँ पे आते हैं, ये तमिलनाडु के त्रावणकोर में आते हैं, राइट है ना। त्रावणकोर इज ए इंपॉर्टेंट प्लेस, ये त्रावणकोर में आते हैं और अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और ये इनकी कंपनी एस्टेब्लिश होती है 1623 में, 1623 में। लेकिन अगर कहा जाता है इनका मेन लोकेशन या मेन ऑफिस इनकी कहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, तो मेन लोकेशन इनकी ये एस्टेब्लिश करते हैं अपना कहाँ पे, बंगाल के श्रीरामपुर में, है ना। बंगाल में एक है श्रीरामपुर, श्री नहीं, श्रीरामपुर इस लोकेशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ये यहाँ पे अपनी कंपनी, मेन कंपनी अपनी एस्टेब्लिश करते हैं। देन आफ्टर होता क्या है कि फाइनली इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर जब पड़ता है तो ये 1745 ईस्वी में, है ना, 1745 एडी में ये क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को शोल्ड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, शोल्ड कर देते हैं। इसको शोल्ड करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फिर से ये कहाँ रिटर्न हो जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। डेन मतलब डेनमार्क, आज भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है वो, ठीक है। डेनमार्क अपनी कंपनी ये बेच करके यहाँ से चली जाती है, ठीक है। अब आप भारत, अब देखिए दूसरा जब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज अगर हम लोग देखें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देखें, फ्रेंच को अगर हम लोग देखें, ये दोनों कंपनी जो थी वो ब्रिटेन में भी उतनी ही पावरफुल थी जितनी पावरफुल वे में ये भारत में अपना एडवर्टीजमेंट कर रही थी। जहाँ पे ये कंपनी देखें तो 1600 ईस्वी में आ चुकी थी, वहीं ये कंपनी 1664 ईस्वी में आ रही थी, ठीक है। इस कंपनी को पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट, और इसमें 216 व्यापारियों का एक दल इसको मैनेज कर रहा था। लेकिन इस कंपनी में अंतर क्या था, इसको गवर्नमेंट डायरेक्ट हैंडल कर रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट हैंडल कर रही थी। गवर्नमेंट किसके थ्रू हैंडल कर रही थी, कालबर्ट, है ना, कालबर्ट। ही वाज द मिनिस्टर ऑफ द लुई 14, है ना, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ लुई 14। लुई 14 वाज द किंग ऑफ फ्रांस, है ना, एट प्रेजेंट इन 1664, ठीक है। लुई 14वां जो है वो ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिक्टेटर इन अ वर्ल्ड, ठीक है। पूरे संसार में लुई 14वां बहुत डिक्टेटर था। उसी का एक डायलॉग है, उसी का एक टर्म है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम ए स्टेट, ठीक है। मतलब मेरे ऑर्डर ही रूल्स हैं, मुझे रूल्स रिटन फॉर्म में करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए उसके द्वारा शुरू किया जो डिक्टेटरशिप थी, आगे चल करके लुई 15 को बर्दाश्त करना पड़ा। लुई 15 लिबरल हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शासक तो था ही, और उसका सबसे बड़ा भुगतान करना पड़ा 1789 में लुई 16 को, जिसको जनता ने क्या कर दिया, जबरदस्ती मार करके फांसी पर चढ़ा दिया था, समझ गए ना। और फिर से वहां लोकतंत्र लागू किया, डेमोक्रेसी लागू किया, और फिर हम समानता, इक्वलिटी और इंडिपेंडेंस और जो हम बंधुता की बात करते हैं, ये वहां से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, राइट है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे लुई 14वां जो था वो बहुत डिक्टेटर था, तो इसने कहा कि हम अपनी कंपनी को वेल एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन पॉलिसी ऑफ द पॉलिसी देखें, दोनों में डिफरेंस पॉलिसी क्या था। देखिए हम अगर देखें ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन पावर कहाँ पे थी, यहाँ पे पावरफुल थी, और ट्रेड उसका यहाँ पे था, ठीक है ना, ट्रेड यहाँ पे था। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम लोग देखेंगे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कहाँ था, देखिए वो यहाँ पे जीरो थी, ठीक है, जीरो थी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल थी, यहाँ पे अपना पावर स्टेब्लिश करना चाहती थी, राइट है ना, पावर स्टेब्लिश करना चाहती थी। अब अंतर आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे था क्राउन, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे अपने टाइम पीरियड में, ये यहाँ पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे क्राउन डिसेंट्रलाइज हो रहा था, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ के लोग स्वतंत्र हो रहे थे, अपने आप स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर रहे थे, राइट है ना। तो इसने क्या कर दिया, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेड आप किससे कर रहे हो, डकैत से कर रहे हो, है ना, बंदरगाहों से ट्रेड कर रहे हो। तो बंदरगाह पूरे कहाँ पे सेंट्रलाइज हो रहे हैं, साउथ और वेस्ट में सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ अंग्रेज हैं कमजोर, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, फ्रेंच ने क्या कर दिया कि अपना पूरा सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट लोग थे, मराठा, निजाम और मैसूर, है ना। कौन कौन लोग थे यहाँ पे, देखिए मराठा, निजाम और मैसूर, ये 3 इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। इन तीनों से कोऑर्डिनेशन किसने एस्टेब्लिश कर लिया, फ्रेंच ने एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, कौन किसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, साउथ में इनका इंपॉर्टेंस कम होने लगा। तो इनके बीच में कभी भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल नहीं। अच्छा ये दोनों पहले भी कहाँ लड़ रहे थे, यूरोप में, आज भी लड़ते हैं, आज भी इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के, है ना, अगेंस्ट 36 का आंकड़े वाली बात अगर हम कहें तो आज भी रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों पूरे यूरोप पे राज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन ऐसे में क्या करता है कि यहाँ पे भी इनका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इसी बीच देखिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग और ट्रेड का है, तो उसके बारे में डिस्कशन ना होकर के इनके बीच में डिस्प्यूट पे डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 1748 ईस्वी में एक घटना घट जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाती है, ठीक है ना।
और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या का आरोप जो होता है ब्रिटेन ने किस पे लगा दिया, ठीक है, ब्रिटेन लगा देता है इन पे, फ्रांस के ऊपर लगा देता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि भारत में, अच्छा भारत में इसी समय सिचुएशन क्या हो जाता है कि जो कर्नाटक था आपका, कर्नाटक में जो नवाब थे उनकी मृत्यु हो जाती है और नवाब के पद को लेकर के बहुत लंबा झंझट हो जाता है, ठीक है। तो लोकेश देखिए लड़ाई का इशू कहाँ तैयार हो रहा है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में कहाँ तैयार हो रहा है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में। लेकिन लड़ाई का मौका कहाँ तलाश लिया गया, भारत में। और कौन सी लड़ाई शुरू हो जाती है, कर्नाटक वार, है ना, कर्नाटक वार। तो कहा जाए तो इसके किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या शुरू होता है, कर्नाटक वार शुरू होता है। और यही 3 कर्नाटक वार आपके होते हैं, ठीक है, 3 कर्नाटक वार होते हैं। जैसे पहला कर्नाटक वार में अगर हम लोग कहें, फर्स्ट कर्नाटक वार में, तो ये इसमें क्या होता है, ला सैपले की संधि होती है, ला चापले कहा जाता है, सैपले कहा जाता है, इसकी संधि होती है। जिस संधि के तहत ये कहा गया कि हम दोनों जो भी एरियाज डिवाइड कर रहे हैं उसमें अब हम डिस्प्यूट नहीं करें, आपका ये सेगमेंट हमारा ये सेगमेंट हो जाए। दूसरे में जो होता है, दूसरा कर्नाटक वार में अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटक वार, तो उसमें हो जाती है पांडिचेरी की संधि होती है, समझ गए ना। पांडिचेरी की संधि मतलब हो जाती है, ये इक्वलिटी में आ जाते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम देखें और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम देखें, हम इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और है चीजें, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको समझ रहे हैं तो आप इसको समझिए। तीसरे में क्या हो जाता है, पेरिस की संधि हो जाती है ना, पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि में क्या हो जाता है, इस तीसरे कर्नाटक वार में क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है स्टैब्लिश हो जाती है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाती है, जिसके कारण इनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो इस पूरी स्टोरी में मैंने आपको एक चीज बता दिया कि पूरे भारत में किसका शासन हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है। अब देखिए पूरे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है तो इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, हम बात कितने पे कर रहे हैं, लगभग 1750 तक की हमने बात कर ली। 1750 में आप देखिए 1750 तक जाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी ना वेल एस्टेब्लिश होती है टू नो अबाउट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया, ठीक है, वेरी नोन हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से नोन हो जाती है। तो वो अपनी संभावनाओं को तलाश करती है कहाँ, देखिए पूरे भारत को अगर हम लोग देखें तो कहाँ से, पूरे भारत में देखिए अगर गवर्नेंस अगर डील किया जाता है तो कहाँ से डील किया जा रहा है, ये नॉर्थ, तो आपका नॉर्थ से डील किया जाता है, यहाँ से आज भी डील किया जा रहा है ना, ठीक है, डील किया जाता है। और अगर पूरे वहाँ देखें हम लोग इकोनॉमिकल जोन को देखें, ठीक है, एक सेपरेट इकोनॉमिकल जोन, तो पूरे साउथ में है, ठीक है। तो अगर पूरे साउथ को कब्जे में लेना है तो सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करना होगा, समझ गए ना, उसको अपने कंट्रोल में लेना होगा। पूरे देश पे जीतना है तो क्या एक चुनाव जीतना होगा, और जिसका दिल्ली पे शासन होगा उसका पूरे देश में शासन हो जाएगा। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको कई सेक्टर में डिवाइड किया और सबसे बड़ी संभावनाएं इन्होंने देखी कब, 1717 में क्या हुआ। देखिए अब इस बीच में जब आप चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में ये डेट आपको रखनी होगी, जब 1707 आया तो यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो जाता है, राइट है, डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। तो जब डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड शुरू हो जाता है, आप लोग शुरू कर सकते हैं ना कुछ, डिक्लाइन ऑफ मुगल जब शुरू हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अंग्रेज एम्पावर्ड हो जाते हैं। अंग्रेजों का सामना करने के लिए सिर्फ एक शक्ति बची थी, मराठा, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोच रही थी। लेकिन मराठाओं ने कभी भी खुल करके अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ने का, है ना, आमंत्रण नहीं लिया, न कभी उन्होंने लड़ाई लड़ा, क्योंकि उनकी माइंड पद्धति में ही नहीं था कि डायरेक्ट फेस करना लड़ाई, क्योंकि गुरिल्ला पद्धति में विश्वास करते थे, ठीक है, और एक सीमित एरिया में ही अपना शासन तय करते थे। और कहा जाता है महत्वाकांक्षी शासकों की कमी हुई, ठीक है, मराठा में, जिसमें मराठा भी डिक्लाइन की ओर चला जाते हैं और वो भी अंग्रेजों के माध्यम से पेंशनर हो जाते हैं, जिनका आप 1857 में नाना साहब के रूप में उनका आखिरी नाम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1707 में जब डिक्लाइन शुरू हुआ था तो 1717 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल मिल जाता है, किसके द्वारा, फर्रुख शेर के द्वारा। फर्रुख शेर वाज द बादशाह एट अ टाइम, ठीक है। तो फर्रुख शेर की तबीयत खराब हुई और हैमिल्टन नाम के एक डॉक्टर ने फर्रुख शेर का इलाज किया, और जब फर्रुख शेर का इलाज किया तो हैमिल्टन ने जब उसका इलाज किया तो उसने फर्रुख शेर ने कहा कि तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने बादशाह की जान बचाई है। तो हैमिल्टन ने कहा कि अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आप क्या कर दीजिए कि फ्री ट्रेड कर दीजिए, है ना, फ्री ट्रेड कर दीजिए, हम लोग व्यापार करें, ठीक है, फ्री ट्रेड दे दीजिए हमें, हम लोग व्यापार करें और आपको एक फिक्स मनी, हम आपको क्या कर दें, एक फिक्स रेट दे दें, फिक्स मनी आपको दे दें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला जोन आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें बंगाल दे दीजिए, बंगाल दे दीजिए, ठीक है। तो बंगाल में क्या प्राप्त कर लिया इन्होंने, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को उन्होंने एक वर्ड दिया था जिसको कहा जाता है दस्तक, ठीक है, दस्तक को हम लोग बोलते हैं फ्री पासेस, ठीक है, फ्री पासेस, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि इसी फ्री पास का बैड इस्तेमाल हुआ, है ना,
दस्तक का बुरा इस्तेमाल हो। जैसे दस्तक क्या होता था, एक आइडेंटिटी कार्ड होता था जिसमें एक फोटो लगी रहती थी और उसमें कुछ नाम डिटेल्स वगैरह एंट्री हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, डिटेल्स वगैरह वही रहने दी, फोटो चेंज कर दिया, ठीक है। तो लिमिटेड लोगों को मिला था दस्तक का व्यापार, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसका दुरुपयोग कर दिया और पूरे बंगाल में इन्होंने एक्सप्लोटेशन कर दिया, इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन कर दिया, जिससे क्या हुआ, बंगाल की डिक्लाइन, बंगाल की स्थिति कमजोर होने लगी। बंगाल ने जब देखा कि हमें बादशाह का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर लिया, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, और मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को, है ना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी बंगाल में, इंडिपेंडेंट बंगाल की घोषणा कर दी, ठीक है। अब ये दिखाई देने लगा कि जो बंगाल था वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट था, क्योंकि बंगाल को हम सिर्फ इतना ही ना समझे कि जो आज बंगाल हम लोग देख रहे हैं। बंगाल का मतलब ये था, बंगाल के साथ बंगाल में कौन शामिल था, बिहार शामिल था, पूरा बिहार बंगाल के अंतर्गत था, पूरा उड़ीसा बंगाल के अंतर्गत आता था, पूरा असम जो है वो बंगाल के अंतर्गत। असम का बोलने का मतलब होता है सेवन सिस्टर, ठीक है। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट था वो लगभग बंगाल के अंतर्गत ही आपका माना जाता था, जो वर्तमान बांग्लादेश को लेते हुए। तो बंगाल अपने आप में सबसे बिगेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, द टॉप बिगेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया था। अगर बंगाल पे उनका कहीं न कहीं से उनके हाथ से लिंक अगर छूट रहा है अंग्रेजों के, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, और वहाँ पे अपने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। क्यों की गई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? इसलिए की गई कि वो वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाए, और जिस ऑफिस जो ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे उनके माध्यम से भारत को अच्छी तरीके से समझ करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने रूल्स, अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रोथ दे पाए, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट जाते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज जब यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो इसी बीच में देखिए, मुर्शीद कुली खां के बाद, है ना, मुर्शीद कुली खां के बाद दूसरा जो आता है वो है अली वर्दी खां, है ना, अली वर्दी आते हैं, अली वर्दी खां आते हैं। अली वर्दी खां ने कहा कि बहुत कठिन सिचुएशन है, ठीक है, और इस सिचुएशन को उन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम मधुमक्खियों के छत्तों को अगर हमने छेड़ने की कोशिश की तो संपूर्ण मधुमक्खियां जो क्या करेंगी, वो अगर शहद प्राप्त करने के लिए हमने मधुमक्खियों को छेड़ा तो संपूर्ण मधुमक्खियां क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी, और बंगाल में जितना भी शहद है वो निचोड़ ले जाएंगी। तो अली वर्दी खां के साथ टाइम पीरियड तक तो ये बहुत कूलनेस के साथ बचा रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा आता है ना, कौन, सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला आता है, ठीक है। जब सिराज आता है तो सिराज ने इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और इनके दस्तक की पॉलिसी को, है ना, दस्तक की पॉलिसी को सीधा इसने दस्तक की पॉलिसी को समाप्त नहीं किया, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि जिन्होंने अलीनगर में, ठीक है, हल्दी घाटी के नजदीक में अलीनगर में जो इन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर थी, उस कंपनी को क्या कर दिया उसने, है ना, उस पर अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। और जब जीत लेता है तो इनके बीच में क्या होती है, एक संधि होती है, जिसे हम लोग अलीनगर की संधि कहते हैं, अलीनगर की संधि, ठीक है। अब अलीनगर की संधि में यह तय हुआ कि आप विदाउट परमिशन जो है हमारे व्यापार नहीं करेंगे और हम आपके राज्य क्षेत्रों में आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है, सिराजुद्दौला के कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी दोस्त होते हैं जो अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम अगर हम लोग बोलें तो वो है मीर जाफर, है ना, मीर जाफर, ठीक है, आपका राय दुर्लभ, ठीक है, और फतेह चंद, ठीक है। फतेह चंद जो है ये आपके फतेह चंद या अमी चंद जैसे लोग उनसे मिल जाते हैं और ये षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। मीर जाफर ने अपने लिए नवाब का पद मांग लिया, और राय दुर्लभ ने अंग्रेजों से क्या मांग लिया, अपने आप को डिफेंस मिनिस्टर, है ना, और इसने अपने आप को इकोनॉमिक मिनिस्टर के पद को मान लिया, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, इन अंग्रेजों की तरफ से मद्रास रेजिडेंसी में काम करने वाला एक सामान्य सा क्लर्क जिसका नाम था क्लाइव, ठीक है, क्लाइव, ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक डिक्टेटर था। इसने क्या कर दिया, एक संधि कर लिया और उन 3 लोगों से अपने पैचअप कर लिया। पैचअप करने के बाद क्या कर दिया, एक प्लान रचा, ठीक है, जिस प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, एक युद्ध के रूप में जानते हैं। और अलीनगर की संधि का आरोप लगा दिया किसके ऊपर, ठीक है, सिराजुद्दौला के ऊपर। अब सिराजुद्दौला को जैसे ही पता चलता है कि हमारे साथ ही धोखा होने वाला है, तो 1756 ईस्वी में, ठीक है, सिराजुद्दौला फिर से अटैक कर देता है, ठीक है ना, अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद वहां के बहुत सारे लगभग 146 अंग्रेजों को उठा ले आता है और एक ऐसे बड़ी सी काल कोठरी में कैद कर देता है, जहां कहा जाता है कि एक छोटी सी रोशनी थी, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा उत्तराखंड वाली सिचुएशन में एक गुफा में, है ना, बहुत सारे लोग, 41 लोग कैद थे, और वहां से क्या हो जाता है कि लगभग लोग सुरक्षित हो पाए। लेकिन कहा जाता है 146 लोगों को एक साथ लाता है और बंद कर देता है, ठीक है। ऐसी कहानी लिखा है हॉलवेल ने, है ना, हॉलवेल नाम के एक अधिकारी जो है, जो कहा जाता था कि इस दरवाजे में इस घर के अंदर रखा गया था, तो इसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना, ठीक है, काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। अब इस कहानी को सुनकर के अंग्रेज और बौखला गए। अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया कि क्लाइव ने कहा कि अब हम युद्ध
तय हम युद्ध ही करेंगे। तो ये युद्ध की एक डेट डिसाइड हो जाती है जिसे हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। देखिए प्लासी के युद्ध को अगर हम लोग समझे तो 23 जून को होता है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, कहाँ होता है तो ध्यान रखिएगा, नदिया नामक जिले में, नदिया जिला है। ठीक है, भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी के किनारे नदिया नामक जिले में। ठीक है, पलास नामक पौधों के बीच, है ना, पलास नामक पौधों के बीच जो होता है एक युद्ध हो जाता है। कब युद्ध होता है? 23 जून 1757 को युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम लोग पलासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हो जाता है कि देखिए इस युद्ध में एक तरीके से चीटिंग बैटल्स कही जाती है। एक तरफ अगर हम लोग देखें तो जो नवाब थे, ठीक है, नवाब की सेना थी, और दूसरी तरफ कौन था इसके, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसका नाम था क्लाइव। ठीक है, इनके बीच युद्ध होता है जहां पे आप देखें नवाब के साथ में धोखेबाजों की भी सेना आती है। जब नवाब की फौज जो होती है वो युद्ध भूमि में पहुंचती है, अब इनके बीच के अगर सैनिक आंकड़े को देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर था। माना जाता है कि इनके पास 1.5 था और इनके पास ओनली 4K, है ना, 4K समथिंग जो था इनके पास सैनिक हुआ करते थे। तो इनके बीच होता क्या है, जैसे नवाब जो है हाथी पे बैठकर, 2015 पीसीएस में क्वेश्चन आया था नवाब किस पे बैठ करके युद्ध भूमि में गया था, तो नवाब जो है हाथी पे बैठ करके पहुंचा युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि पहुंचने के बाद इसको क्या किया, मीर जाफर आता है और कहता है कि जब तक मेरे अंदर जान है मुझे लड़ने का मौका दो, मुझे आप मेरे बादशाह, मेरे नवाब, मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी गलतियों को भुला सकूं। ठीक है, आप मुझे क्षमा कर पाएं। और युद्ध भूमि में कोई भी योद्धा अगर इस बात को बड़े उत्साह के साथ कहता है तो माना जाता है कि वह योद्धा होगा। नवाब सिराजुद्दौला ने उसे मौका दे दिया, और जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला की हाथी जो है वो घूमती है, तब तक युद्ध भूमि में खड़े हुए जो अन्य सैनिक थे, उन सैनिकों में से कौन किसके षड्यंत्रकारी सैनिक थे, मीर जाफर के भी सैनिक थे। मिर्जा जाफर के सैनिकों ने सरेंडर 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 की घोषणा करनी शुरू कर दी, और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है और आपस में ही ये सैनिक लड़के मर जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये खड़े खड़े देखते हुए ये युद्ध जीत जाता है। इसी बीच क्या हो जाता है, मीर जाफर का पुत्र, है ना, मीरन, मीर जाफर का पुत्र जो है मीरन जो है वो पीछा करने लगता है सिराज का, और अंततः सिराज की पकड़ करके, है ना, उसकी हत्या कर देता है। तो सिराजुद्दौला जो एक तरीके से कहा जाए नवाब था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु किसने किया, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब इस हत्या के बाद क्या हुआ, युद्ध विजय हो जाती है। और युद्ध विजय हो जाती है तो अंग्रेजी क्लाइव ने किसको बना दिया, मीर जाफर जो हो जाता है, मीर जाफर आपका 1757 में अगला नवाब हो जाता है। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक मीर जाफर नवाब बना रहता है। लेकिन मीर जाफर ने स्वयं अपना पद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोटेशन नेचर ऑफ द मनी। ठीक है, अंग्रेजों ने इस तरीके से पैसों का शोषण किया, इस तरीके से पैसों का शोषण किया कि पूरी तरीके से जो हो गया, बंगाल खाली हो गया। बंगाल खाली रेवेन्यू को देखते हुए जनता के प्रतिशोध, जनता के विरोध का सामना न करने के कारण इसने मीर जाफर ने क्या कर दिया, अपने पद को खाली कर दिया। 1760 में जब मीर जाफर ने अपने पद को खाली किया तो 1760 में अगला नवाब जो बनता है, मीर जाफर का भतीजा मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम जब नवाब बनता है तो उसने बहुत सारे रूल्स बदल दिए। उसने कहा कि हम दस्तक को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, दस्तक को खत्म कर दिया। उसने दूसरा क्या कर दिया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या कर दी, मुर्शिदाबाद से उसने क्या कर दिया, मुंगेर कर दिया। ठीक है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी कर दी। और इससे अंग्रेज बहुत नाराज हुए क्योंकि इनकी इकोनॉमी पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने लगा। उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को लॉस में ले जा रहे हैं और ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट डिक्टेटर होने जा रहा है। इसलिए 1717 से 1762 ईस्वी तक आते आते क्लाइव जो होता है वो पुनः भारत आने का निर्णय ले लेता है। ठीक है, लेकिन क्लाइव अभी भारत नहीं आया था और भारत को अंग्रेज जो थे वो मुनरो नामक एक गवर्नर के माध्यम से देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब इनका शोषण होने लगा, अंग्रेजों का एक्सप्लोटेशन कम होने लगा, तो अंग्रेजों ने यहाँ इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इंटरफेयर करते हुए अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल करने की नीति बनाई और 1762 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को जो है वो नवाब बना दिया गया। ठीक है, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर क्या हो गया, कसमकस में आया। मीर जाफर क्या करता है, भागता है, वहां से भागता है और अवध आ जाता है। अवध जब पहुंचता है तो अवध में जो शासक था उसमें शुजाउद्दौला, है ना, शुजाउद्दौला नाम का एक गवर्नर हुआ करता, नवाब हुआ करते थे। ये उस समय शासन किया करते थे। अब मामला ये हो जाता है कि 64 आ जाता है इसी बीच में। ठीक है, अब मीर जाफर जो है सरेंडर कर देता है कि हम इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अंग्रेजों में स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो जाती है। और अंग्रेजों के से भागा हुआ
मीर जाफर जो है वो अवध में आता है और अवध के शासक शुजाउद्दौला को बताता है कि साहब जो कंडीशन मेरी वही कल तुम्हारी भी होनी है, सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ, वरना कल को तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण होगा और तुम्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा। बंगाल समाप्त होकर के अंग्रेजों ने सरेंडर, अंग्रेजों के पनाह में है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अवध के नवाब को लगा कि भविष्य में होने वाली इस दुर्व्यवहार से हम वर्तमान में ही निपट लें। जब इनको ये सूचना जाती है तो ये एक और सलाह देते हैं कि ऐसा ही नहीं बल्कि हम सबसे ज्यादा बुरा तो किसके साथ हुआ है, मुगल बादशाह के साथ हुआ है। तो चलो बादशाह से बातें करते हैं। उसमें बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय से जब इनकी मुलाकात होती है तो शाह आलम द्वितीय को भी ये लोग एग्रीड कर लेते हैं और एग्रीड करने के बाद इनकी बनती है त्रिगुट की सेना। ठीक है, इनकी बनती है त्रिगुट की सेना, जिसमें कहा जाता है मीर कासिम एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव था, दूसरी तरफ से शुजाउद्दौला आपका रिप्रेजेंटेटिव था और कौन था आपका, है ना, शाह आलम। ठीक है ना, शाह आलम इसमें अगले थे शाह आलम। ठीक है, शाह आलम द्वितीय इसके साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि इस त्रिगुट के साथ में आप देखेंगे ये तो 17 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध होता है। कहाँ पे, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध होता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान बलिया के निकट कहा जाए बक्सर में, और बक्सर वर्तमान में कहाँ है, बिहार में आता है। यहाँ पे एक युद्ध होता है। इस युद्ध में किसके बीच होता है, इधर होता है हेक्टर मुनरो होता है अंग्रेजों की तरफ से, और हेक्टर मुनरो पहली बार भारत में कहा जाए, जब अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर इसको हम प्लासी की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉलिटिकल विनिंग इन इंडिया। ठीक है, पहली बार राजनीतिक विजय अंग्रेजों की कही जाती है क्या, प्लासी का युद्ध। और कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंग्रेजों ने भारत में राज्य स्थापित करने का सपना पहली बार कब देखा, तो प्लासी के युद्ध में देखा। लेकिन वो राज्य स्थापित किया कब, तो वो बक्सर में किया, क्योंकि बक्सर जो होता है ये इनके द्वारा लड़ा गया पहला सैनिक युद्ध था। फर्स्ट, है ना, कौन था, सोल्जर वार था एक तरीके से कहा जाए, फर्स्ट आर्म बैटल्स था इनके लिए। और यहाँ पे इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया। जीतने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे सल्तनत को आप देखें, गौर से देखें तो बंगाल तो वैसे भी भगोड़ा था, बंगाल पे क्या था, इनका शासन ही नहीं था, क्योंकि बंगाल पे प्रत्यक्षता शासन कौन स्थापित कर चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे बंगाल के बाद अगर पूरे भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पॉपुलेशन कैपिटल अगर देखा जाए तो वो था अवध, और अवध भी अब सरेंडर कर चुका था। उससे भी बड़ी बात ये थी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत का प्रतिनिधि भी इस लड़ाई में हार चुका था। अब इस हार में अंग्रेजों ने भारत को जीतने का सपना साकार किया और भारत में स्थायी शासन की नींव रख दी। अब सिचुएशन बदलता है। बंगाल में इन्होंने क्या कर दिया, नजमुद्दौला, ही वाज द फर्स्ट नवाब अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों के संरक्षण में नियुक्त होने वाला पहला नवाब कौन था, नजमुद्दौला। ही वाज द फर्स्ट, नजमुद्दौला पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब नियुक्त हुआ, और इसने क्या कर दिया, पूर्णतः सरेंडर कर दिया। 12 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों ने इसको ब्रिटेन भेज दिया पढ़ने के लिए, और बंगाल का पूरा शासन किसके पास रख लिया, अपने पास रख लिया। अवध कमजोर हो चुका था, क्योंकि अब देखिए एक संधि होती है, 1765 आ जाता है। 1765 में क्या हो जाता है, क्लाइव दोबारा भारत आता है। ठीक है, क्लाइव भारत आता है। क्लाइव ने तुरंत कहा कि यार मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, तुरंत सभी को इलाहाबाद बुलाओ। इलाहाबाद में मीटिंग होती है, इलाहाबाद की संधि जिसे हम लोग कहते हैं। और इलाहाबाद की संधि कब होती थी, 1765 को। 2 तिथियों पे हुई, समझिए 12 अगस्त को एक होती है और दूसरा होती है 16 अगस्त को होती है, 4 दिन बाद। देखिए इसमें 2 लोग हार चुके थे, बंगाल से कोई लेना लाना नहीं था। एक हार चुका था, मुगल हार चुके थे, दूसरा हार अवध चुके थे। मुगल बड़े थे, पहली मीटिंग के लिए मुगलों को बुलाया, है ना, पहली मीटिंग मुगलों को बुलाया और मुगलों से कहा कि आपसे गलती हो गई, हम आपको माफ करते हैं, क्योंकि आपने तो जानबूझ के लड़ाई लड़ी नहीं, लोगों ने आपको उकसाया। तो उकसाया किसने, अवध ने। अवध इधर बैठा हुआ था और इन्होंने कहा कि हम आपको अभी भी दंडित नहीं कर रहे हैं, आपसे भूल हुई, भूल की माफ, लेकिन हम आपको बल्कि क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्र दे रहे हैं। अवध की इकोनॉमिकल कैपिटल थी कड़ा मानिकपुर। आज भी ये आपका कौशाम्बी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे एक देवी निवास करती हैं, कड़ा मानिक देवी या शीतला देवी के नाम से जाना जाता है। कड़ा मानिकपुर का जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ था एरिया, वो उठा के किसको दे दिया, अंग्रेजों ने। कहा मुगल आप ले लीजिए। मुगलों ने कहा काहे भिड़ा रहे हैं हमको, ठीक है,
काहे आप लड़ा रहे हैं हमको, फूट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आप कर रहे हैं कि उसका प्रॉपर्टी हमें देकर के हमसे उससे दूर कर दे रहे हैं। अब हम दोनों साथ में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि अवध को लग रहा है कि मुगलों ने चीटिंग की। पहले से देखो हमारी प्रॉपर्टी पे इनकी नजर थी, इन्होंने जब हमारे साथ युद्ध लड़ा था तो हमारी प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अवध अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको उलझा दिया और इनसे कहा कि तुम तो बहुत बड़े दोषी हो, तुम क्यों यहाँ पे लड़ने आए, बताओ तुम्हें क्यों। तो उसने कहा कि अब तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा 50 लाख, युद्ध की क्षतिपूर्ति करो पहले, ठीक है, युद्ध की क्षतिपूर्ति कर दो, और अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ऑल टाइम। अब आप नो इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट इन अवध, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, इस तरीके से सहायक संधि के तहत इसको ले लिया, इसको कहा
देखिए ऐसी तैसी हो गई थी, है ना। ये हमको रास्ता बताया और वो रास्ता क्या था, कोई नहीं, जब भी चाहेंगे तो हो जाएगा। एक रास्ता ये बताया कि आप कांग्रेस की स्थापना कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, तो उसका आंसर हो जाता है डफरिन। और हु इज द फादर ऑफ कांग्रेस पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाता है एओ ह्यूम, उसका आंसर हो जाता है एओ ह्यूम। तो यहाँ पे कांग्रेस इस्टेब्लिश हो जाती है और कांग्रेस 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित होती है, मुंबई में। कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। मात्र 72 लोगों को इनवाइट किया गया, इसमें 72 मुख्य राजनीतिक पर्सनालिटी थे, इनको लेकर के यहाँ पे होता है एक कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और यहाँ पे पहला अध्यक्ष बनाया जाता है WC बनर्जी को, यहाँ पहला रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। अगले 16 साल तक, यहाँ आप +16 कर दीजिए, +16 साल तक एओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के सेक्रेटरी बने रहे, महासचिव। अगर अध्यक्ष के बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या होता है, महासचिव का होता है। तो अगले 16 साल तक एक कांग्रेस के महासचिव बने रहे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तुरंत तत्कालीन परिवर्तन में आप देखें तो 72 लोगों के बाद जुड़ने के बाद, इसमें ध्यान रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय नहीं थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय कलकत्ता में इंडियन लीग का कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। ही वॉज अ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी एट प्रेजेंट। सो ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उस समय इंडियन लीग जो उन्होंने स्थापित की गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसको लीड कर रहे थे। 1886 में इन्होंने इंडियन लीग को मर्ज कर दिया कांग्रेस में, ठीक है। कि जब कांग्रेस के नेता हुए, ठीक है, 1886 में कौन थे कांग्रेस नेता, दादा भाई नौरोजी, है ना, नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने ऑल इंडियन कांग्रेस लीग की स्थापना की, है ना। अगर कहा जाए ऑल इंडियन कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस को बहुत ही पॉपुलर बना दिया। इसी बीच आप देखेंगे 1887 में, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन तैयब जी, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, जिन्होंने अल्पसंख्यकों को कांग्रेस से जोड़ने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाया। 1888 में अगर हम देखें, जॉर्ज यूल जो फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मतलब कहा जाए फर्स्ट इंग्लिश, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ये बने। और इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लगातार ये चीजें पोजीशन बढ़ती जा रही है, कांग्रेसों का प्रेशर। कांग्रेस भारत में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी बनती गई। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर हम लोग देखें 1886 में रहे, ठीक है, 1893 में रहे, ठीक है, 1893, और फिर 1906 में रहे, 1906 में रहे। ये यहाँ पे इतने बार में ये रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, कांग्रेस जो है अपना प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भारत में बनाया जा रही थी। और अगर यहाँ भी आपको देखना है तो 1901 में पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी इस मंच पे आए थे, कांग्रेस के मंच पे शामिल हुए थे, बट ही वॉज नॉट मतलब एज ए स्पीकर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर गांधी जी रियली अगर कहा जाए एज ए स्पोकर पर्सनालिटी इन कांग्रेस, उसमें कांग्रेस मंच पे कहा जाए तो वो 1916 में गांधी जी ने पहली बार रिप्रेजेंट किया था। और 1924 में गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के पॉलिटिकल हेड के तौर पे, कांग्रेस के पॉलिटिकल हेड के तौर पे यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद गांधी जी का कोई इंपॉर्टेंट रोल इन कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पर्सन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1901 के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये आ जाती है कि बंगाल इज अ वेरी क्राउडेड फॉर द पॉलिटिकल, है ना, बाइकॉट्स। एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस बहुत तरीके से बंगाल की जो कलकत्ता राजधानी थी वो बहुत तेजी से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक प्लान डेवलप कर लिया था। लुटियंस को भारत में बुलाया और लुटियंस से उन्होंने क्या कर दिया था, आपका दिल्ली को राजधानी कैपिटल बनाने का एक बार वो ले लिया था, एक तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बंगाल है, बंगाल आपका बंगाल खासतौर से अगर हम लोग देखें तो 8 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन को लेकर के बंगाल सबसे बड़ा राज्य था भारत का। और ऐसे में बंगाल पूरी तरीके से अब किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाने लगा था, 2 तरीके से। एक तो कांग्रेस का वो पॉलिटिकल प्लेस दिखाई दे रहा था और दूसरा अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस दिखाई दे रहा था, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस दिखाई दे रहा था। ये जब बहुत शांत नहीं था तो यहाँ पे उस समय जो अधिकारी आया, वायसराय आया, उसका नाम था कर्जन। कर्जन ने कहा कि हम बंगाल में इतने बड़े राज्य को 2 भागों में विभाजित करके हम यहाँ पे अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने बंगाल को बांटने के नियम को
को पॉलिसी को बना लिया। देखिए बंगाल को दो तरीके से वेस्ट और ईस्ट के अकॉर्डिंग बांटा गया। माना जाता है कि इस पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 करोड़ 10 लाख जो है यहाँ पे हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ 30 लाख यहाँ पे मुसलमान माना जाता है। एक तरीके से पॉपुलेशन इंडिकेटेड है, ये कोई बहुत ट्रू फैक्ट नहीं हम मान रहे हैं, ठीक है, इसको और नहीं मानना चाहिए आपको, ठीक है। तो माना जाता है कि जो 5 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन इधर आई और 3 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन इधर आई, तो इसमें से कहा जाता है कि जो हिंदू थे वो मेजोरिटी में चले गए और मुस्लिम माइनॉरिटी में चले आए, ठीक है। और इधर कौन आ गया, मुस्लिम जो हो गया मेजोरिटी में चले गए और हिंदू जो हो गए वो माइनॉरिटी में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कम्युनल डिवीजन था, न कि एक तरीके से, है ना, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, डिवीजन कहा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो गया, कम्युनल डिवीजन था। दूसरा अगर आप देखें डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो बंगाली लैंग्वेज थी, बंगला लैंग्वेज, ठीक है ना, ये यहाँ पे आप क्या हो जाती है, माइनॉरिटी में आ जाती है और यहाँ पे क्या आ जाती है, मेजोरिटी में आ जाती है बंगला लैंग्वेज। बंगला लैंग्वेज ही, बंगाल लैंग्वेज ही, बंगाली ही क्या करती थी, एक तरीके से कहा जाए कि नेशनलिज्म की भाषा थी, लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता था इसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बिहार और उड़िया के रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई और प्योर जो बंगाली थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, वो वेस्ट ईस्ट बंगाल में आ गया। और ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग थे वो 1906 में क्या कर देते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। तो चलिए एक सफर तय करते हैं हम लोग मुस्लिम लीग से पाकिस्तान कैसे बन जाता है। तो एक लाइन में आप देखें मुस्लिम लीग से पाकिस्तान कैसे बन जाता है। आखिर ऐसी कौन सी ईयर है जिसमें ऐसी घटनाएं घटी जो मुस्लिम लीग से पाकिस्तान बनने की भूमिका को तय कर रही थी। देखिए 1906 में जब इसकी स्थापना हो जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, तो सलीमुल्लाह खां जो उस समय नवाब हुआ करते थे और उनके सहायक हुआ करते थे कौन, आगा खां। तो इन दोनों ने क्या कर दिया, एक ऐसा बरकतुल्लाह जो थे, पहली बार जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोजल साइन करा, क्योंकि प्रपोजल जब साइन कराया तो उसके बीच में अंग्रेजों की पहले से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बैकएंड में चल रही थी। वो पॉलिसी क्या थी कि आप अपनी पार्टी बनाइए और आप हमसे सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन की डिमांड करिए और हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसको लेकर के क्या हुआ, 1908 ईस्वी में इन्होंने एक डिमांड की, ठीक है। किसकी डिमांड की, सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन की डिमांड की, अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, एक में मुस्लिम टू मुस्लिम, अर्थात मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही चुनेंगे, अन्य कोई चुनने के अधिकार नहीं रखता। तो यहाँ 1909 में क्या हो जाता है, मार्ले मिंटो एक्ट आता है, मार्ले, है ना, मिंटो एक्ट आ जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट के तहत इनको ये सेपरेट इलेक्टोरल पावर इनको मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है कि बहुत एस्टैब्लिश पावर हो जाते हैं यहाँ पे भारत में ये, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 1910 में कोई इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं था। 1911 में आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रोल करना पड़ेगा, 1911 में जो होगा बंगाल डिवीजन क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, बंगाल डिवीजन रद्द कर दिया गया। लेकिन इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम ड्रैगन का ऐसा दांत बो रहे हैं जिसकी वजह से भारत कभी भी शांत नहीं रह सकता। ड्रैगन के दांत का मतलब होता है सांप का दांत कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, अगर वो धरती पे हजारों साल पुराना गिरा हुआ है, अगर आपके पैर में चुभ जाएगा तो वही आपको विष का काम कर देगा, ठीक है। तो अर्थात अंग्रेजों ने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया था कि हम ड्रैगन का ऐसा दांत बो रहे हैं जिसकी वजह से भारत कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। तो 1910 के बाद 1911 के बाद देखेंगे कोई घटना 1912 में इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 से लेकर 13, 14, 15, 16 में एक घटना इंपॉर्टेंट होती है। 16 में क्या घटना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 14 में जो होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू होता है तो ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन वो टर्की के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, टर्की के अगेंस्ट चला जाता है। टर्की में रहने वाला जो खलीफा था, ठीक है, खलीफा था, वो भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे उनका एज अ प्रीस्ट कहा जाता था, ठीक है, उनका धार्मिक गुरु कहा जाता था। उनकी मान्यताएं थी, शिया धर्म के संप्रदाय की मान्यताएं थी कि वो अपने प्रीस्ट किसको मानते थे, है ना, खलीफा को मानते थे। इसके बाद कारण क्या हुआ कि भारत में रहने वाले अंग्रेज काफी नाराज हुए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लीड करने वाले लोग थे उसमें अली बंधु थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। और इसी समय गांधी जी का 1915 में भारत में आगमन हो चुका था 9 जनवरी को। और इसके बाद देखा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो 16 में यही लखनऊ में आपका एक समझौता हुआ था, ठीक है, लखनऊ में एक समझौता हुआ था जहां पे मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस एक साथ मंच पे आए, ठीक है। और एक कहा जाए नरम दल और गरम दल, ये एक मंच पर आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। इसीलिए 1917 में एनी बेसेंट को इस रोल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी जो होता है, गांधी जी का भी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इसी बीच 1916 में ही भारत में क्या होता है, बीएचयू की स्थापना होती है और बीएचयू की स्थापना पे ही गांधी जी जो होते हैं बनारस पहुंचते हैं और वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 के बाद जो होता है मुस्लिम लीग से रिलेटेड कोई भी 17, 18 अगर हम देखें तो कोई इंपॉर्टेंट डिफिनेशन नहीं आती। लेकिन 19 में एक बात आती है, 1919 में अगर देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन की आती है ना, खिलाफत आंदोलन की बात आती है। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो गांधी जी ने किया।
गांधी जी ने जब इसका नेतृत्व किया तो उस समय जिन्ना जो थे गांधी जी के अभी भी है ना एक नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव दिखाए जाते थे, जबकि जिन्ना जो है वो 17 में ही चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद से ही जिन्ना जो है गांधी जी कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और अलग अपना रहने का शुरुआत कर देते हैं और मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं एक तरीके से माना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने जब किया तो यहाँ पे एक सिचुएशन और घट जाती है 1919 में कि एक तो ब्रिटेन जीत जाता है और ब्रिटेन में वर्साई की संधि होती है 1918 में। वर्साई की संधि के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टर्की को 2 भागों में बांट लिया जाता है, आधा यूरोप ले लेता है और आधा एशिया में आ जाता है। जो यूरेशिया का पार्ट कहा जाता है, ठीक है, वो रशिया के पार्ट में है, ठीक है, और जो यूरोप में टर्की है वो आपका यूरोप का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ द यूरोप कहा जाता है। आप इसीलिए देखते हैं जो एशिया में है वो अपने प्रॉपर ट्रेडिशनल में है और जो यूरोप में है वो काफी मॉडर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये टर्की को 2 भागों में बांट के वर्साई की संधि के अकॉर्डिंग जो है इनको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अब देखिए 1919 में जो कुछ घटनाएं और होती हैं, जैसे 1919 में ही आपका आता है रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के आने के बाद क्या होता है, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध होता है तो उसके अकॉर्डिंग जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता है और जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड होता है तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट क्या होता है, फिर हम देखते हैं क्या तैयार हो जाता है हमारा पहला सबसे जन आंदोलन, पहला पब्लिक मूवमेंट शुरू हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, गांधी जी का दिमाग जो होता है खिलाफत आंदोलन से हट जाता है। तो अंग्रेजों, ये मुस्लिम लीग के लोगों ने प्लान कर लिया कि गांधी जी हमारे बातों पर फोकस न करके वो अपने कांग्रेस के मुद्दों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से मुस्लिम लीग डिसबैलेंस हो जाती है, हट जाती है। अब देखिए फिर से अगर हम लोग देखें 20 में मुस्लिम लीग का कोई योगदान नहीं, ठीक है, 21 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 22 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 23 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 24 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 25 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 26 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 27 में मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं, 28 में आ जाता है, ठीक है ना। 28 में मुस्लिम लीग फिर से एक्शन में आता है, क्यों? क्योंकि 28 में नेहरू रिपोर्ट आता है, क्योंकि 28 में ही भारत में आता है साइमन कमीशन। और भारत में जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्य कौन थे, है ना, व्हाइट थे और भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म करने के लिए लोग आए थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने आए थे, जो संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो उस समय भारत सचिव थे उनका नाम था बर्किन हेड, ठीक है। बर्किन हेड ने एक चैलेंज दिया किसको, मोतीलाल नेहरू को, कि अगर आपके अंदर इतना ही वो है, आपको अपना ही कॉन्फिडेंस है तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कीजिए जिसमें सभी इंडियन सहमत होंगे तो हम उसको रूल्स को लागू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने सभी ऑल पार्टीज मेंबर की मीटिंग्स बुलाई और 9 पार्टियों की मीटिंग मेंबर के बाद क्या होता है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें 14 मांगे की, 14 मांगों में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन की मांग को डिनाई कर दिया। इस बात से मुस्लिम लीग बहुत नाराज हुआ और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, 1929 में, है ना, 1929 में जिन्ना रिपोर्ट लाया, है ना, जिन्ना रिपोर्ट लाया। जिन्ना रिपोर्ट के अंतर्गत क्या हुआ, 14 सूत्रीय मांग की, जहां पे माइनॉरिटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स की डिमांड कर ली गई। यहाँ पे चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन की बात हो, यहाँ पे मान ली गई और जिन्ना नेहरू वर्सेस जिन्ना रिपोर्ट आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1930 का यही एक क्या हो जाता है सबसे भयानक, आप देखें 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मोहम्मद इकबाल, है ना, इकबाल साहब होते हैं, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी है गुल सिता हमारा, ठीक है। उन्होंने ही पहली बार भारत में क्या कर दिया, 2 स्टेट पॉलिसी बना दिया, है ना, 2 स्टेट पॉलिसी की मांग कर दी, ठीक है। अब 2 स्टेट पॉलिसी मतलब भारत में 2 राज्य हो सकते हैं, एक कांग्रेस या हिंदू राष्ट्र हो सकता है, एक मुस्लिम राज्य हो सकता है। ऐसी बात उनका कहना जो हो गया, भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसे विशेष वर्ग को प्रोत्साहन देना हो गया, मोटिवेट करना जैसा हो गया जो इसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों ये घटना होने के बाद 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी पहुंचते हैं तो गांधी का माइनॉरिटीज ने बहुत तेजी से विरोध किया और इस माइनॉरिटीज में दलित वर्ग शामिल हो जाता है और जिसका रिप्रेजेंटेटिव थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और गांधी जी वहां से खाली हाथ लौट आते हैं और 1932 में वो खतरा दिखाई देता है जब कम्युनल अवार्ड आ जाता है। कम्युनल अवार्ड में फिर क्या हुआ, गांधी जी ने किसी भी तरीके से अंबेडकर को मनाया, क्योंकि अंबेडकर ने कहा कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन इंडिया में ज्यादा चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि 71 सीटों की अपेक्षा 148 सीटों पर उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में और 8% की जगह उन्होंने 18% जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में परमिशन दे दिया। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है, जो किसकी लीडरशिप में हुआ, मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप
लीडरशिप में हुआ था और किसके द्वारा करवाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा करवाया गया था। इसे पूना पैक्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हो गए मुसलमान बहुत ज़्यादा, मुस्लिम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। इसी बीच क्या होता है 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र जिनका नाम था रहमत अली, है ना, रहमत अली थे, ठीक है। रहमत अली ने पहली बार क्या कर दिया, है ना, पाकिस्तान की मांग कर ली, ठीक है ना, पाकिस्तान नामक शब्द की घोषणा कर दी, जहां पी से है पंजाब, ए से है अफगान, ठीक है, और के से है कश्मीर, और आई से है सिंध, ठीक है, और इससे क्या है आपका बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान, ठीक है। ये है पाकिस्तान का फुल फॉर्म, ठीक है, पाकिस्तान का फुल फॉर्म यही है। देखिए भारत में ये कश्मीर का मुद्दा कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह पाकिस्तान के नाम की समस्या है, न कि जगह की समस्या है, समझ गए ना, कभी भी नहीं शांत हो सकता। प्रधानमंत्री आप बन जाइए, मैं बन जाऊं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है इसमें। इस पे समझौता ये हो सकता है कि आप अपने में स्वतंत्र हैं और हम अपने में स्वतंत्र हैं, ठीक है। अगर ये डिस्कशन हो सकता है कि गुलाम कश्मीर आपका है, आप उसे लिए रहिए, आपके पास अगर है, जितना बड़ा क्षेत्र आपका है पाकिस्तान की बाउंड्री का है वो आपका है, और जो हमारे पास है वो हमारा है। अगर ये समझौता कराने वाला कोई भी बुद्धिजीवी होगा तभी ये समझौता हो सकता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता वो, क्योंकि पाक का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, ठीक है, और क का मतलब होता है कश्मीर। वो कश्मीर को लेकर के ही अपनी अस्मिता को जीते हैं, इसलिए कभी भी वहां पॉलिटिकल एजेंडा कश्मीर ही बनाया जाता है, क्योंकि यह नाम की समस्या है, उनकी पहचान की समस्या है, समझ गए ना। जिसका विच्छेद कभी कब हुआ था, 1933 में कर दिया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने। अब ये मामला आगे बढ़ता है 1933 के बाद 34-35 के एक्ट के अंतर्गत भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लाया गया जो सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन को डिमोटिवेट कर रहा हो, ठीक है। फिर देखिए 1936 में कोई मतलब नहीं था। 1937 में चुनाव हुआ। चुनाव के समय पूरे भारत में कुल 11 प्रांत थे, 11 स्टेट थे, और कहा जाए तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत और 3 प्रांतों में अलायंस की गवर्नमेंट बना लेती है कांग्रेस, और ओनली सिंध के क्षेत्र में मुस्लिम लीग एक मेजोरिटी की पार्टी में आती है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग ने अपने अलायंस से बनाया, और बलूचिस्तान के क्षेत्र में कहा जाए, पंजाब में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ में मुस्लिम लीग ने अलायंस गवर्नमेंट बनाया, और इसकी वजह से मुस्लिम लीग को काफी हताशा हुई, क्योंकि एक ही जगह उसकी गवर्नमेंट बन पाई थी। और इस कंडीशन में क्या हुआ, अंबेडकर तो पूरी तरीके से कहा जाए कहीं अपनी सरकार नहीं बना पाए, महाराष्ट्र में भी वो चुनाव हार गए थे, जिसके कारण वो भी काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड थे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये लोग तलाश कर रहे थे एक नई जमीन को। इसी बीच क्या हो जाता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद अंग्रेज शासकों ने कांग्रेस, जो पूरी तरीके से कहा जाए पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, विदाउट एनी डिस्कशन, ठीक है, विदाउट एनी कंसल्ट किए हुए पूरे भारत को कहां पे शामिल कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिससे वो बहुत नाराज हुए। और 1939 को पूरे 8 राज्यों में एक साथ रिजाइन कर दिया, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रिजाइन कर दिया और अंग्रेजों के द्वारा रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया गया, तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने इसे इंडिपेंडेंट डे के तौर पे मनाया, है ना, क्या मनाया, मुक्ति दिवस के दौर पे मनाया। और यहाँ से क्या हो जाता है कि पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लीग जो है वो और ज़्यादा अपना रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट करने लगी। इसी के साथ 1940 में पहली बार लाहौर में, ठीक है, जिन्ना के नेतृत्व में, है ना, पाकिस्तान की मांग, ठीक है, मुस्लिम लीग के मंच से की गई। इट इज द फर्स्ट टाइम 1940 में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मुंह से कांग्रेस की मैनिफेस्टो में डाल दिया, समझ गए। अब इनका मुद्दा हो गया कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, समझ गए ना। तो पाकिस्तान शब्द कहा जाए, 2 स्टेट पॉलिसी लाया कौन, इकबाल, ठीक है। पाकिस्तान शब्द कौन लाया, रहमत अली। और पाकिस्तान की मांग कहां से की गई, तो लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, ठीक है। और अब यहां पाकिस्तान का नाम क्या हो गया, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया। इसी बीच क्या हो जाता है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है, और इसमें भी कोई डिस्कशन की बात नहीं की गई। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को मनाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन लाया, राइट है ना, क्रिप्स मिशन लाया, ठीक है। क्रिप्स मिशन में भी
मुस्लिम लीग के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी नहीं दी गई। और यहाँ पे क्रिप्स मिशन में कहा गया कि इंडियन हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं क्या, यहाँ पे एक वर्ड था आफ्टर वार, हम जब युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दर्जा देंगे, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड डिजाइन करेंगे जिसमें आप एडवाइजर के तौर पे होंगे। लेकिन इसमें इस बात को कह दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना न मानना भारत में रहने वाले जितने भी लोकल प्रोविनेंस थे या अदर पार्टीज थी उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ये एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। नेहरू ने कहा इट्स अ ब्रोकन बोट, ठीक है, ये टूटी हुई नाव है, जिस नाव में छेद है, समुद्र में पहुंचने के बाद वो उसी छेद से ये डूब जाएगी और फिर से हम मर जाएंगे। तो क्रिप्स मिशन का हो गया विरोध, क्रिप्स लौट जाते हैं और आने वाले टाइम में क्या हो जाता है कि यह जो ब्रिटेन हो जाती है वो सशक्त रूप से जब युद्ध को जीत लेते हैं लोग, तो आप देखेंगे 1943 में कोई घटना नहीं हुई, 1944 में भी कोई घटना नहीं होती। 1945 में क्या हो जाता है, बेवल उस समय का वायसराय था जिसने बेवल योजना प्रस्तुत की। और बेवल योजना में उसने कहा कि मैं गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाता हूं, समझ गए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेगा और मैं उसमें क्या रखूंगा, 14 मेंबर रखूंगा, ठीक है ना, 14 मेंबर रखूंगा। 14 मेंबर में इसने क्या कहा कि 6 मेंबर कांग्रेस के, 6 मुस्लिम लीग के, 2 मेंबर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आप देखिए 80% से 90% रिप्रेजेंट को करने वाली पॉपुलेशन को कितना दिया गया था, 6 सीटें, और 10 से 15% को रिप्रेजेंट करने वाले को भी इक्वल सीटें। तो वीटो पावर किधर चला जाएगा, ये दोनों मिलकर के हमेशा वीटो कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मनाने के लिए इनको बुलाया गया, ये 4 जून को हुआ था और 25 जून को बुलाया गया, कहाँ, शिमला में। अंग्रेजों की ठंडी की राजधानी होती थी शिमला, है ना, कहा जाता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड इन शिमला, ठीक है, भारतीय और कुत्तों को शिमला में प्रवेश करना नहीं दिया जाता था, ये एंट्री गेट पे ही लिखा रहता था, कोई भी भारतीय अंदर नहीं आ सकता था और यहाँ पे फालतू कुत्ते भी नहीं आ सकते थे, ऐसा उनका स्लोगन हुआ करता था। अब ऐसे में उन्होंने इनको शिमला बुलाया। शिमला में होता है 2 तरीके की मीटिंग, एक राउंड टेबल इस तरीके की मीटिंग लगती है जहाँ एक तरफ बैठे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ बैठे थे सरदार पटेल और लीड कर रहे थे अबुल कलाम आजाद, है ना, आजाद साहब लीड कर रहे थे, ठीक है, जो कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। 5 साल तक लगातार, 6 साल तक लगातार प्रेसिडेंट रहे, 40 से लेकर के 45 तक लगातार प्रेसिडेंट रहे। 46 में जेबी कृपलानी हो जाते हैं और देश की आज़ादी तक जेबी कृपलानी ही, ठीक है, जो झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और वही देश की आज़ादी के समय भी बने रहते हैं। और दूसरी तरफ थे लियाकत अली और जिन्ना, ठीक है, और दोनों ने आपस में भिड़ंत कर ली कि हमें क्या चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो रिप्रेजेंटेशन कैसा। इस बात पे जिन्ना के तीखे सुर से सरदार पटेल बहुत नाराज हो जाते हैं और जिन्ना ने कहा कि हमें कुछ नहीं, अब पाकिस्तान चाहिए, हमें कोई किसी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं करना है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सरदार पटेल नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे तुम नहीं चाहिए, अर्थात यहाँ पे रंजिशें बढ़ जाती हैं और एक वाटरशेड तैयार हो जाता है, जल विभाजक तैयार हो जाता है। ये अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि ये विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी कहाँ कर लेते हैं अंग्रेज, ये शिमला समझौते में कर लेते हैं, क्योंकि 2 बड़े नेता जो हैं वो आपस में टकरा गए और जो जिन्ना चाहते थे वो सरदार पटेल बोल गए, समझ गए ना। अब सरदार पटेल जब बोल जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, फिर तब तक 1946 आ जाता है और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। जब आता है तो इस कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन और पाकिस्तान, इन दोनों मांगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग जो होते हैं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, मुस्लिम जो होते हैं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और इन्होंने कहा डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कर दिया 1946 में और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का लोकेशन जो इन्होंने डिसाइड किया वो कर लिया ईस्ट बंगाल, है ना, ईस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली नोआखली नामक क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया, है ना, दंगा शुरू कर दिया, ठीक है, दंगा शुरू कर दिया। और यहाँ से जो हम लोग अक्सर मूवियों या फिल्मों में या हम चित्रलेखन में देखा करते थे कि डेड बॉडी इधर से आ रही है, ट्रेन उधर से जा रही है, इस तरीके से जो चीज़ें आप देखते हैं वो इज द इम्पोर्टेंट प्लेसेस। नोआखली सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि मर्डर्स हुए, ठीक है, ये यहीं पे होते हैं, है ना, ठीक है, नोआखली। जब नोआखली का सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाया तो गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और गांधी जी यहाँ पे शांति बर्ताव करते हैं, ठीक है। देश की आज़ादी के समय आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी नोआखली में ही मौजूद थे, जो पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मामला शांत करवाते हैं गांधी, लेकिन मामला शांत होने की स्थिति में नहीं आता है और फिर क्या हो जाता है
कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद भारत में संविधान सभा की स्थापना तो हो जाती है या अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना तो हो जाती है। कुल मिला के 12 सदस्यों की अंतरिम गवर्नमेंट बुलाया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंट करने का प्रस्ताव स्वीकार किया तो 3 सदस्य इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में 5 ओवरऑल सदस्य लेकर के 17 सदस्य की संविधान सभा बनाई जाती है, अंतरिम सरकार बनाई जाती है, जिसमें 5 मेंबर जो थे वो मुस्लिम लीग के शामिल हो जाते हैं। लेकिन अंततः उन्होंने संविधान सभा को छोड़ दिया। कुल मिला के 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, 215 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग जीत जाती है, जिससे ये फिर से अपने आप में ये असंतुष्ट हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन्होंने संविधान सभा को पुनः छोड़ दिया। लेकिन अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, वायसराय के तौर पे अध्यक्ष की भूमिका निभाता है आपके कौन, वेबल निभाता है, ठीक है। और अंततः क्या हो जाता है, उपाध्यक्ष बन जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, भारत अशांत हो रहा था, वेबल की रणनीतियां सफल नहीं हो रही थी, इसलिए उनको बुला लिया जाता है और उनको बुलाने के बाद भारत में भेजा जाता है माउंटबेटन को, है ना, माउंटबेटन को। अब देखिए इसके बीच जब तक हम यहाँ देख रहे हैं तब तक 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है और लेबर पार्टी का, है ना, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी ब्रिटेन की 2 पार्टी आज भी हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी जो चर्चिल की थी वो अपने द्वितीय विश्व युद्ध में रणनीतियों के कारण ब्रिटेन में बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं लोग। और दूसरा क्या था कि अब ब्रिटेन पूरी दुनिया जो है वो ब्रिटेन जो है पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग चलना चाहती थी, अब वो डिक्टेटरशिप छोड़ना चाहती थी। इसी मुद्दे को लेकर के इटली जो था वो चुनाव लड़ चुके थे, कैबिनेट मिशन में हम बाद में आपको डिस्कस करके बताएंगे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 मेंबर थे, लॉरेंस जो था उसका अध्यक्ष था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था। तो वो तो जब हम लोग पढ़ाएंगे 1905 से लेकर के, आपको दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे 1905 से लेकर के 1947 भारत की आज़ादी पढ़ाएंगे, तो आपको उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे कि 1905 से लेकर के 1947 पाकिस्तान, मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की आज़ादी कैसे हुई, इस पूरे चीज़ को। तो माउंटबेटन जब आते हैं तो माउंटबेटन 24 मार्च को भारत आ जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 3 जून को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, 3 जून को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि अब भारत को किसी भी सिचुएशन पे हैंडल नहीं किया जा सकता है, इसे डिवाइड करना ही करना होगा। तो इस बीच को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने ये बातें रखी गई तो अमूमन उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और गांधी जी से जब उनकी सहमति लेने पहुंचे तो नाराज मन से, नाराज हृदय से, दुखी हृदय से गांधी जी ने भी इस पर सहमति अपनी दे दी। और ये सहमति जो हो गई, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खां हो गए, ये लोग अंतिम स्थिति तक इसके विरोधी रहे भारत के विभाजन के। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि किसी तरीके से रक्तपात रुके, ये जो घटनाएं हो रही पूरे भारत में उसको खत्म किया जाए और भारत को फिर से सुकून के पल दिए जा सकें। ऐसी स्थिति में 3 जून की ये रिपोर्ट जो होती है ब्रिटेन की संसद में पहुंचती है 15 जुलाई को संसद में पहुंचती है। हाउस ऑफ कॉमन में इस पे वोटिंग होता है और वोटिंग में ये पास हो जाता है। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड में इस पे वोटिंग होती है और इसको भी पास कर दिया जाता है। 18 जुलाई को इस पे ब्रिटिश रानी ने सिग्नेचर कर दिया और सिग्नेचर करने के बाद यह अपने आप में रूल पास हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 रूल्स डिक्लेयर हुए कि 14 अगस्त को किसको स्वतंत्रता मिलेगी, पाकिस्तान को, और 15 अगस्त को किसको स्वतंत्रता मिलेगी, यह भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसाइड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाए कि एक भारत 2 हृदयों में विभाजित हो जाता है। इस जो रिपोर्ट थी भारत के विभाजन की, ये संविधान सभा में उस समय के तत्कालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम था गोविंद वल्लभ भाई पंत ने इस प्रस्ताव को बड़े ही दुखी मन से पढ़ा और भारत को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की। ऐसे में एक राज्य पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, तो वहीं दूसरा राज्य 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, जो हमारा देश भारत है। धन्यवाद।